Hello friends, how are you all? I'm Willie and today I'm going to discuss a very important education process questions 2022 part 2. In the previous session we have completed part 1. So start करते हैं फिर हम आज का लेसन. सो यहाँ पे क्या गिवन है आपको assertion है एंड रीजन गिवन है जिसमें आपको ये बताना है कि दोनों सही है कि नहीं है, दोनों एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन है कि नहीं. तो assertion क्या कहता है? दो ex post facto research examine cause and effect but it is not part of experimental research. जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च है वो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट नहीं है और वो क्या एग्जामिन करता है कॉज एंड इफेक्ट. देखिए ये वाली बात तो बिल्कुल सही है लेकिन इट्स नॉट पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. ये बात भी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये काजी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है क्योंकि इसमें रैंडमली असाइनमेंट नहीं होते. तो ये किसका होता है? ये काजी. दैट मीन्स पार्शियल एक्सपेरिमेंटल होता है. ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च आपकी नहीं होती एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च. और एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के अंदर आप क्या चेक करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट. दैट मीन्स किस कॉज की बेसिस पे क्या इफेक्ट निकल के आ रहा है वो आप चेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे अ, हमारे यहाँ जो एक मिड डे मील की स्कीम चलती थी स्कूल्स में चला करती थी मिड डे मील स्कीम. उसमें क्या होता है कि पहले जो उसका जो रीजन था उसमें ये था कि मैक्सिमम एनरोलमेंट हो और बच्चों को न्यूट्रिशन मिले. जो बच्चे माल न्यूट्रिटेड हैं उन्हें अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो पढ़ पाएंगे अच्छे से. तो उसमें क्या किया जाता था? जब बच्चे एनरोल करते थे तो उनका वेट ले लिया करते थे. उसके बाद जब उन्होंने 3 महीने 6 मंथ्स के बाद जब वो एक प्रॉपर डाइट ले रहे थे उसके बाद फिर उनका वेट चेक करते हैं तो कहीं न कहीं हमें दिखाई देता है कि जो वेट है वो इंक्रीज़ हुआ है. दैट मीन्स बच्चों ने न्यूट्रिशन लिया उससे उनके ऊपर अच्छे इफेक्ट्स आए. तो क्या हुआ? कॉज़ क्या था कि आप ये चेक करना चाह रहे थे कि आपने जिस चीज़ पे रिसर्च किया आपने पहले उसका कॉज़ देखा कि कुछ बच्चे मालन्यूट्रिटेड थे. क्यों थे? क्योंकि उन्हें न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था. फिर जब आपने इफ़ेक्ट देखा कि जो मिड डे मील स्कीम दी गई उसके बाद क्या हुआ? मिड डे मील जब उन्हें खाना दिया गया तो उन लोग के वेट इंक्रीज़ हो गए, उनका न्यूट्रिशन अच्छा हो गया. तो यहाँ क्या हुआ? जो कॉज़ था उसके बेसिस पे आपने इफ़ेक्ट चेक किया. तो ये आपकी एक्सपोज़ फैक्टर रिसर्च होती है. तो ये असर्शन है आपका क्या है? बिल्कुल ठीक है. इन एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च जो इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो ऑलरेडी लिया जा चुका होता है क्योंकि आप ऑलरेडी किसी चीज के ऊपर कॉज और इफेक्ट चेक करते हो. ठीक है. हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट क्या देखते हैं? किसके ऊपर देखते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल में के अंदर क्या चेंजेस आए हैं. तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारा? जिसकी वजह से जो कॉज है और इफेक्ट किसके ऊपर हम चेक करते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर. तो असर्शन है रीजन आर दोनों ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इसी को एक्सप्लेन कर रहा है. तो आंसर 1 जो होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा. दैट मीन्स वो आपका सही हो जाएगा. और ये इसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ भी है एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च के बारे में. तो अगर आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं. इसमें यही गिवन है कि जो एक्सपोस्ट फैक्टर रिसर्च डिजाइन मेथड होता है इसके अंदर करते कि हम ग्रुप्स विद क्वालिटीज दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट. मतलब जो ऑलरेडी चीजें एग्जिस्ट है उसके ऊपर आप कंपेयर करते हो कुछ डिफरेंट चीजों पर डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जिसको हम आफ्टर द फैक्ट बोलते हैं. और जो आपकी एक्सपोस्ट फैक्टर डिजाइन होता है वो आपका काजी एक्सपेरिमेंटल कहलाता है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रेंडमली असाइन किए जाते हैं. पहले से प्लान नहीं होता, स्ट्रक्चर्ड नहीं होता. और ये ज्यादातर ग्रुप बेस्ड होता है किसी पर्टिकुलर ट्रेट के ऊपर, किसी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर. जैसे मैंने अभी बताया था हम वेट ले लेते हैं. Although differing groups are analyzed and compared in regards to अलग अलग ग्रुप्स को आप क्या करते हो? एनालाइज करते हो, कंपेयर करके देखते हो किसके ऊपर? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो कि आपका ट्रू एक्सपेरिमेंट नहीं होता. दैट मीन्स उसके अंदर आप रेंडमली चीजें असाइन नहीं करते हैं. तो जो असाइनमेंट होता है सब्जेक्ट्स का अलग अलग ग्रुप्स का वो डिपेंड करता है, वेरी करता है रिसर्चर क्या करना चाहता है, किसके ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है. अब इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है. एक रिसर्चर है वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है कि वेट जो होता है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है सेल्फ स्टीम लेवल किनका? एडल्ट्स का. कि जिन लोगों का ज़्यादा वेट होता है वो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, जिन लोगों का कम वेट होता है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं. तो इस तरह की कोई चीज़ वो चेक करना चाह रहा है रिसर्चर. तो पार्टिसिपेंट्स वुड बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. जिन पार्टिसिपेंट्स पे वो रिसर्च करना चाह रहा है जो उसकी टारगेट ऑडियंस है उन्हें वो अलग अलग ग्रुप में क्या कर लेगा? डिवाइड कर लेगा, सेपरेट कर देगा. कुछ लोग होंगे जो ए ग्रुप जो होगा वो कैसा होगा? जो अंडरवेट होंगे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग. एक होगा जो बिल्कुल नॉर्मल वेट वाले होंगे और एक होंगे जो ओवरवेट वाले होंगे. तो इससे क्या करेगा? वो देखेगा जो अंडरवेट वाले हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चनेयर बनाएगा, उनके बेसिस पे चेक करेगा कि उनकी सेल्फ स्टीम कैसी है. नॉर्मल वालों को भी इसी तरह से चेक करेगा, ओवरवेट वालों को भी इसी तरह से चेक करके क्या करेगा? वो उनका सेल्फ स्टीम लेवल्स जो होंगे ना वो उसको मेजर करेगा. तो ये आपका एक एग्जांपल है एक्सपोज फैक्टर डिजाइन का कि प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर आपने ग्रुप्स बनाए. आपने प्री कैरेक्टरिस्टिक कौन सा लिया अपने रिसर्च के लिए? वेट. तो इस तरह से ये डिजाइन काम करता है.
तो आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, विच इज करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर आंसर की। आइडेंटिफाई द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाई क्या करना है आपको? बैरियर्स करने हैं किसके? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए तो क्या क्या बैरियर हो सकते हैं कि जिसकी वजह से कम्युनिकेशन आपका इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है? नॉइज, अगर ज़्यादा नॉइज होगी, डिस्टर्बेंस होगा, जैसे अगर फ़ोन में ही ज़्यादा नॉइज और डिस्टर्बेंस आता है तो आप बातचीत नहीं कर पाते। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बैरियर पूछा गया है। नेगेटिव एटीट्यूड, अगर सामने वाला बंदा बात ही करने को तैयार नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन कैसे इफेक्टिव हो जाएगा? अनक्लियर ग्राफिक्स, जो आप बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है, ये भी अपने आप में एक बैरियर हो जाएगा। स्लैंग लैंग्वेज, आप लूज टॉक कर रहे हैं, वो भी क्या होता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का बैरियर होता है। पॉजिटिव बिहेवियर इज अ गुड पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन में बैरियर्स पूछे हैं तो इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा। लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए पॉजिटिव बिहेवियर इज अ गुड पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन में बैरियर पूछा था तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो ए बी सी एंड डी ऑल आर इनकरेक्ट आंसर, ऑल आर इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई ये आपका आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में बैरियर्स पूछे गए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। विच एस्पेक्ट CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम, जो कि इन्वॉल्व होता है कि इसमें मटेरियल में, टाइम में, फिजिकल में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, जब जरूरत होती है कि इसकी इफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्कूल। मतलब आपको CIPP मॉडल कौन सा होता है जिसके अंदर हम क्या बताते हैं? कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे इवैल्यूएशन होती है, इनपुट दिए जाते हैं, प्रोसेस होता है और फिर आउटकम निकल के आता है, प्रोडक्ट होता है। अब इसमें ये बताना है आपको वो कब इन्वॉल्व होता है कि जब आप मटेरियल चेक करते हो, टाइम देते हो, फिजिकल रिसोर्सेज आप चेक करते हो, ह्यूमन रिसोर्सेज आप चेक करते हो, इफेक्टिव वर्किंग, स्कूल की इफेक्टिव वर्किंग के लिए कब जरूरत होती है इन सब चीज़ों की। तो मोस्टली हम जब इनपुट डालते हैं ना कि कौन-कौन से मटेरियल चाहिए, किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, किस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो तब आपका इनपुट के टाइम पे ज़रूरत होती है। एक बार इसको देख लेते हैं। जो आपका कॉन्टेक्स्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? आप गोल्स बनाते हो, क्या ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बैकग्राउंड है, कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, जब आप कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन करते हो। जब आप इनपुट इवैल्यूएशन करते हो तब आप क्या देखते हो कि सोसाइटी को क्या चाहिए, हमें कौन-कौन सी स्ट्रेटेजीज़ बनानी चाहिए ताकि हमारे प्लान सक्सेसफुल हो। बजट क्या बनाएँ, मटीरियल, कवरेज कैसे करेंगे विद इन अ टाइम पीरियड, रिसर्च करना क्या बेस्ट रहेगा हमारे लिए। तो ये पार्ट सब आपका किस में आ जाता है? इनपुट में, और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आता है आपका एक्शन, दैट मीन्स प्रोसेस जब चल रहा है, दैट मीन्स जब डेवलपमेंट हो रहा है, कोई काम आपने जो स्ट्रेटजीज बनाई है आप उसे डेवलप कर रहे हो, इंप्लीमेंट करके देख रहे हो अपने स्कूल में, फिर मॉनिटरिंग कर रहे हो कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर आपको फीडबैक मिल रहा है कि हाँ जो आपने किया वो बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल ठीक है, उसको आपको असाइन कर लेना चाहिए। तो फिर क्या होता है? फिर आपकी आउटकम निकल के आती है, जो आपने किया, इम्पैक्ट क्या था उसका, पॉजिटिव इम्पैक्ट था, नेगेटिव इम्पैक्ट था, इफेक्टिवनेस कैसी रही, सस्टेन मतलब कि वो आगे चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, और आपने चीज़ों के साथ कैसे एडजस्ट किया। तो ये आपका होता है प्रोडक्ट इवैल्यूएशन, दैट मीन्स आउटकम क्या निकल के आया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा? इनपुट। ये मैंने CIPP मॉडल दिया हुआ है इवैल्यूएशन का, कि अगर कोई बच्चा प्रॉपर देखना चाहे तो इसमें देख सकता है। CIPP मॉडल का फुल फॉर्म कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट है, और ये मॉडल किसने दिया था? स्टफल बीम ने, किसमें? 1983 में। और एग्जैक्टली हम इसके अंदर करते क्या है? आप इवैल्यूएट करते हो किसका? कॉन्टेक्स्ट का, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट चेक करते हो हर एंगल से। इस मॉडल से क्या करते हैं? आप इवैल्यूएशन कर सकते हैं सिस्टमैटिकली। टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए, किसी भी प्रोसेस को डेवलप करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडल है आपका, ये डिसीजन ओरिएंटेड मॉडल है, जो कि सिस्टमैटिकली कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन को। किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन? जो प्रोग्राम आप बना रहे हैं, जो प्रोग्राम आप डेवलप कर रहे हैं अपने स्कूल की इफेक्टिवनेस के लिए, उसकी आइडेंटिफाई करता है, लेता है कि क्या स्ट्रेंथ है, क्या लिमिटेशंस हैं, दैट मीन्स क्या कमी है, ताकि आप अपने प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर पाएँ अपने स्कूल में। ये कॉन्टेक्स्ट इवैल्यूएशन आ जाता है कि असेस करना अपने प्रोग्राम की नीड्स, अपॉर्च्युनिटीज़, इनपुट कि क्या इनपुट आपको देना चाहिए, किस तरह के रिसोर्सेज़, फिजिकल रिसोर्सेज़, इंफ्रास्ट्रक्चर, करिकुलम कैसा होना चाहिए ताकि आपका स्कूल अच्छे से चले। नेक्स्ट आता है आपका प्रोसेस इवैल्यूएशन, कि जो आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं अपने स्कूल में, जो एक प्रोसेस चल रहा है कि आपका स्कूल कैसे वर्क कर रहा है, जो आपने इम्प्लीमेंट किया वो सही किया कि नहीं किया, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ कैसी चल रही हैं। अगर पेरेंट टीचर मीटिंग में देखो कि क्या प्रॉब्लम्स आपको निकल के आ रही है, एनुअल फंक्शंस हो गए, को-करिकुलर हो गए, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, तो ये सब चीज़ें आप किसमें चेक करते हैं? प्रोसेस इवैल्यूएशन में। नेक्स्ट आता है कि जब क्या आउटकम आपकी निकल के आई है, जो आपने इवैल्यूएशन किया है। बच्चों ने कितनी स्किल सीखी, बच्चों का एटीट्यूड कैसा है, कितनी नॉलेज उन्होंने गेन की, लर्निंग एबिलिटीज़ बच्चों की कैसी रहीं, कितना सक्सेसफुल हुआ वो प्रोग्राम। तो ये सब चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इनपुट।
जंग ने क्लासिफाई किया था ह्यूमन बींग्स को किसके बेसिस पे? ये आपका साइकोलॉजी से बिलोंग करता हुआ क्वेश्चन है। बॉडी बिल्ड हो गया, मूड हो गया, एनर्जी लेवल हो गया, फिर सोशल बिहेवियर हो गया। जंग ने पर्सनैलिटी बात की थी और इन्होंने एनालिटिक थ्योरी दी थी जिसको हम एनालिटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। कार्ल जंग जो थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं कहीं ना कहीं उनके पास कुछ अनकॉन्शियस आइडियाज होते हैं जो ऑलरेडी उनके माइंड में होते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन एंड वी आर क्रिएटेड सिमिलर। और हम लोग कैसे क्रिएट हुए हैं? सब लोग एक ही तरीके से क्रिएट हुए हैं अपने कॉमन एंसेस्टर्स से। तो जो आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है वो कहीं ना कहीं उसके माइंड में बहुत सारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस चीजें होती हैं जो ऑलरेडी आपके माइंड में होती है। जैसे कुछ चीजें होती हैं जो आपके माइंड में ऑलरेडी होती है। आपका एड्रेस क्या है, आपकी एज क्या है, आपका नाम क्या है, इसे आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं होती। एवरीवन हैज हिज ओन सेक्सुअल एक्चुअलाइजेशन, दैट मीन्स हर इंसान की अपनी एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है कि वो कैसे सेटिस्फाइड होता है। जंग ने एक्सप्रेस किया था लिबिडो अलग अलग कॉम्प्रिहेंसिव वे में। जैसे कि उन्होंने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की बात की थी। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं दैट मीन्स जो बहुत सोशल होते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं। इंट्रोवर्ट्स कौन से होते हैं? जो आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, जो जल्दी से किसी से घुलते मिलते नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा था कि जो पर्सन्स होते हैं उन्होंने लाइफ एनर्जी को लिबिडो का नाम दिया था। कहा था कि जब किसी इंसान के अंदर इनवर्डली वो फ्लो करता है तो इंसान इंट्रोवर्ट होता है। और जिन पर्सन्स के अंदर लाइफ एनर्जी जो फ्लो करता है आउटवर्ड करता है वो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं। तो इन्होंने सोशल बिहेवियर की बात की थी कि आप सोशली कैसे हैं। कुछ बहुत जल्दी सोशल नहीं होते और कुछ बहुत जल्दी सोशल हो जाते हैं। अदर वर्ड्स में जो एक्स्ट्रावर्जन होता है ओरिएंट्स अ पर्सन टुवर्ड्स द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एक्स्ट्रावर्जन मतलब जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं आपके वो बाहर की दुनिया में ज़्यादा खुश रहते हैं, सोशल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं। और जो इंट्रोवर्जन होते हैं वो अपने आप में रहते हैं, आर्टिस्टिक टाइप के होते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं। तो अकॉर्डिंग टू जंग तो जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के फंक्शन उन्होंने बताए हैं 4 एस्पेक्ट्स में। सेंसेशंस, फीलिंग, कैसा सोचना, कैसे इंट्यूशंस आते हैं। तो बेसिकली जो जंग ने बात की है वो सोशल बिहेवियर पे बात की है कि इंसान की पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होती है। अब आता है हमारा क्वेश्चन पीडागॉजी, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीडागॉजी क्या होती है कि जिसके बेसिस पे आप बच्चे को समझ के उसके अकॉर्डिंग आप क्लास में टीचिंग कराते हैं। पीडागॉजी इज अ मेथड एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, बिल्कुल ठीक बात है। पीडागॉजी इनकम्पास करती है टीचिंग स्टाइल को, टीचिंग थ्योरी को, फीडबैक असेसमेंट को भी। ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड नीड्स आप उसके हिसाब से बच्चे को पढ़ाओगे, बच्चों का फीडबैक लोगे ताकि आपको पता चले कि बच्चों को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है। इन्वॉल्व्स द स्टाइल ऑफ ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम कंटेंट इन द क्लासरूम, कि आप इन्वॉल्व करके किस तरह से आप क्लास में बच्चों को कंटेंट पढ़ाते हो अकॉर्डिंग टू करिकुलम। ये भी बिल्कुल ठीक है। require teacher not to get influenced due to difference in the age of students and nature of content to be delivered। इस क्वेश्चन में नॉट आ गया इसलिए आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। टीचर की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से पढ़ाए और जो वो कंटेंट बच्चों को डिलीवर कर रही है उसे वो पता होना चाहिए, इन्फ्लुएंस होनी चाहिए उससे। तो ये नॉट की वजह से आपका जो ऑप्शन हो गया ये गलत हो गया। तो आपका ए बी एंड सी इट्स योर करेक्ट आंसर। So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning. And I wish के lesson आपके लिए काफ़ी helpful और useful हो. So in the next lesson मैं different इसके आगे questions आपको कराऊंगी ताकि आपके upcoming exam के लिए preparation अच्छी रहे. So stay blessed and enjoy learning and see you soon with the next video.